स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। अब दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी भी है चाइनीज की। तो हम लोग इसके अलावा जो और कोई जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो को, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और इस अपनी एक्यूप्रेशर विधा को ये ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे विश्व में फैलाने का सपना देख रहे हैं और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। गाइस, अगर चाइनीज में एक तो आधार किताब के रूप में है, जैसे टिटाइज 1 थी, टिटाइज 2 थी और वैसे टिटाइज 7 है और इसके साथ इसका एक्सटेंशन टिटाइज 16 है। तो अगर हम लोग आधारभूत किताबों को समझते जाएंगे और उनके रिलेशनशिप, जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको समझते जाएंगे, तो शायद हमको समझने में, चाइनीज थेरेपी समझने में अधिक आसानी होगी। तब हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए लीवर में कहीं आपको लगा कि लीवर में कहीं
एक्सेस है तो आप समझ सकते हैं कि लीवर अगर एक्सेस है तो कहीं अटैक कर रहा है, तो हम लोग उस ऑर्गन को जिसपे अटैक कर रहा है उसको टोन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम लोग, और दूसरा लीवर को घटा देंगे, जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना है और जो कमजोर है उसको उठाना है, बस यही तो हमारा तर्क है। तो इन्हीं सब आधारों के बीच में हम लोग अपनी ट्रीटाइज को इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी किताब है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पेज नंबर वो 19 चैप्टर से जो आगे के चैप्टर हैं वो ऑर्गन्स के बारे में है। नॉर्मली उनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, ऐसा मैं सोच रहा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता है, हमने भी नहीं पढ़ा था उस समय। हमने बाद में जब देखा कि इस आगे किताब में है क्या, तो उसको तब समझ में आया कि अरे ये तो आगे बहुत कई चीजें हैं जो हमको समझ में आती हैं कि भाई ये ऑर्गन ऐसे फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए इस पर पढ़ना हम जरूरी है। हम लोग इसको, इस किताब को पूरी की पूरी, ये नहीं कह रहे हैं लेकिन 90% कोशिश करेंगे कि 90% पूरी किताब हम लोग इसको पढ़ लें, ताकि यही हमारी आधार भूमि रहेगी और इसी से हम चाइनीज थेरेपी करेंगे। तो सुधा जी का पुनः स्वागत। हम लोग इसमें चैप्टर 5 एलिमेंट चार्ट पे 5 एलिमेंट थ्योरी पर है, तो उसी पर मैं आगे उनको स्वागत करते हुए उनको क्लास हैंडओवर कर रहा हूँ और मैं इसको शेयर कर। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर को प्रणाम करते हुए और सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। तो कल हमने अपने ट्रीटाइज 7 में चैप्टर 3 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी। इसके अंतर्गत हमने ये जाना कि जैसे हमारा पूरा शरीर, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसके कहने का मतलब जो भी कुछ ब्रह्मांड में जिस भी चीज से ब्रह्मांड बना है, सिर्फ बिल्कुल उसी सब चीजों से हमारा शरीर बना है। जैसे कि अगर इसके अंतर्गत 5 तत्व से हमारा ब्रह्मांड बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इन्हीं सब 5 चीजों के सम्मिश्रण से हमारा ह्यूमन बॉडी भी बना है। तो यह सिर्फ हमारे यहाँ जब ये सारी बातें हो रही थी, उसी समीचीन काल में चीन की सभ्यता ने भी ऐसी ही कुछ बातें बताई। चीन की सभ्यता के अकॉर्डिंग भी 5 तत्व से बना हुआ है। फिर उसी समय मिस्र की सभ्यता की बातें आई, तो उसमें चार मूलभूत गुण उसके बताए गए हैं, जिसकी प्राकृतिक फेनोमेनन के आधार पर वहाँ की सभ्यता का वहाँ पर विकास हुआ है। इसके अलावा यूनानी सभ्यता, ये सारी सभ्यता उस वक्त अपने अपने तरह से बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी और ब्रह्मांड में सिमिलरिटी है। तो इसको हम आगे बढ़ते हुए, इसमें हमारा बेसिक क्वालिटी ऑफ 5 एलिमेंट कल हमने देखा था, जिसमें कि हमारा आया था 5 एबिलिटीज, 5 टेस्टेज, 5 मूवमेंट, 5 सीजन। उसके बाद ह्यूमन लाइफ के 4 फेजेज होते हैं, बर्थ, एडोल्सन, मैच्योरिटी, ओल्ड एजेज। इस सब के बारे में हमने कल चर्चा की। और लास्ट में उसके बाद जब हम 5 एलिमेंट थ्योरी को हमने जब पढ़ना शुरू किया, तो इसमें हमारे पास 2-3 तरह की साइकिल्स आई, जो कि हमारे ऑर्गन के बीच में रिलेशन को बताती है। सबसे पहला हमारे पास साइकिल आया क्रिएटिव साइकिल या जनरेटिव साइकिल। इसके अकॉर्डिंग ये 5 तत्व हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये सभी एक दूसरे की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे अर्थ की वजह से, जब हम जंगल को काटते हैं या जंगल में जब नेचुरली आग लगता है, तो उससे फायर का निर्माण होता है। फायर जब सूख जाती है, सूख कर राख के रूप में परिवर्तित होती है, तो उसके ऊपर उस जगह पर या उस तरीके से अर्थ का निर्माण होता है। फिर अर्थ के नीचे मेटल पाया जाता है, और उस मेटल और ये थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल को जब हम गलाते हैं, तो उससे वाटर, मतलब मेटल मेल्ट होता है और बहने लगता है। इस तरह से वाटर का निर्माण होता है। और फिर वाटर की वजह से वुड का निर्माण कैसे होता है कि जब हम किसी भी पेड़ पौधे जब तक पानी नहीं डालेंगे, उसका पोषण नहीं होगा, तो वाटर की मदद से वुड का ये होता है, वुड डेवलप होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास क्रिएटिव साइकिल। इसको हम लोग क्रिएटिव साइकिल या जनरेटिव साइकिल कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हर एक हमारे पास एलिमेंट में 2-2 ऑर्गन है, हम सभी जानते हैं, यिन और यांग। तो हर एक ऑर्गन के यिन ऑर्गन में और यांग ऑर्गन में रिलेशन को हम इस साइकिल के मदद से हमने जाना था। फिर हमारे पास आता है दूसरा साइकिल, हमारे पास सब्जुगेशन साइकिल। जस्ट इसके अभी तक तो हमने देखा था क्रिएट कर रहा है, फिर कंट्रोलर,
कंट्रोल साइकिल हो गया कि ये जो 5 एलिमेंट है एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे वुड ने अर्थ को कंट्रोल किया, अर्थ ने वाटर को कंट्रोल किया, वाटर ने फायर को कंट्रोल किया, इसके बाद फायर को कंट्रोल किया, फिर मेटल ने वुड को कंट्रोल किया। इस तरह से हमने देखा कि इस एक दूसरे को ये कंट्रोल भी करते हैं। और इन सबों की ये सारी थ्योरेटिकल बातें जानने के बाद हमें ये सभी हमारे ये में थेरेपी में, हमारे ट्रीटमेंट में इन्हीं सब के आधार पर हम प्रोटोकॉल बनाएंगे और पेशेंट को इससे हमें लाभ मिलेगा। ये इतना करते हुए फिर हमने हर एक ऑर्गन के साथ एक दूसरे का रिलेशन देखा था कल। फिर एक दूसरे को ओवर एक्ट करते हैं, ये भी हमने कल जाना था। ये देखते हुए हम अब आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेटाइज 7 में पेज नंबर 45 नंबर सी है। इसमें है लीवर मदर चाइल्ड, इसमें चाइल्ड मदर के डिसबैलेंस के बारे में बताया, इसमें ऑर्गन के डिसबैलेंस के बारे में बताया गया है। जिसमें नंबर ए में है लीवर मदर, अगर लीवर मदर और हार्ट चाइल्ड के बीच में डिसबैलेंस हो जाए, वो हमने कल देखा था। सेकंड नंबर पर है हार्ट एज अ मदर, स्प्लीन एज अ सन, और इनके बीच में जब डिसबैलेंस होगा तो किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, कैसा उनमें प्रभाव पड़ेगा, और उसका फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इसी कड़ी में हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। नंबर सी नंबर से है, जहाँ स्प्लीन मदर एंड लंग्स सन, इसके बीच में जब डिसबैलेंस होगा तो फिर किस तरह का असर आएगा, इसको हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्प्लीन बॉडी फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर अपना ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोर्ट करने का काम स्प्लीन सही ढंग से नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा, उसमें उसकी डिसेबिलिटी के कारण उसमें फेलगम का फॉर्मेशन होगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि स्प्लीन सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में फेलगम या बलगम का निर्माण करता है, कफ का निर्माण करता है, जिसमें कि लगभग 75% हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन में से सबसे ज़्यादा 75% बलगम बनाने का काम या कफ बनाने का काम स्प्लीन करता है। उसके बाद किडनी 15% किडनी के द्वारा बनाया जाता है, और रेस्ट 10% लगभग वो लंग्स के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर सही ढंग से यह स्प्लीन और लंग्स के बीच में अगर डिसबैलेंस हो जाएगा और वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो स्प्लीन मदर और लंग्स सन के बीच डिसबैलेंस होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा बलगम बनेगा, कफ बनेगा, जिससे कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर कफ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनता है तो वह ब्रेथलेसनेस और अस्थमा की उसको शिकायत हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम आएगा अगर सन और ये स्प्लीन और लंग्स के बीच में डिसबैलेंस होता है ऐसे कंडीशन में। फिर इसके बाद है, इसमें 2 कंडीशन है, स्प्लीन मदर और लंग्स सन के बीच डिसबैलेंस में 2 कंडीशन है। पहला, स्प्लीन मदर अफेक्टिंग द लंग्स सन डिसबैलेंस। अगर स्प्लीन मदर इफेक्ट करता है लंग्स सन और इसमें जो अगर डिसबैलेंस होता है तो जैसे इसमें मैंने बताया कि अस्थमा और शिकायत होगी, और स्प्लीन कफ ज़्यादा बनाएगा और अस्थमा और ब्रेथलेसनेस की शिकायत होगी। नेक्स्ट है लंग्स चाइल्ड अफेक्टिंग द स्प्लीन मदर। अगर लंग्स गवर्न्स द की, हम सभी जानते हैं बॉडी में की को गवर्न करता है, बैलेंस करता है, या उसको गवर्न करता है, लंग्स करता है। इफ लंग्स इज डिफिशियंट, अगर लंग्स ही डिफिशियंट हो जाएगा, स्प्लीन की विल ऑल्सो डिफिशियंट। इसका अगर लंग्स जो हमारा की को ये करता, गवर्न करता है, अगर वहीं से अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्प्लीन मदर है, उसके पास अधिक की रहेगा और वो अपना की या ऊर्जा लंग्स को देगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब लंग्स गवर्न करना है उसके पास ही डिफिशियंट है तो ऑल ओवर बॉडी में भी डिफिशियंसी आएगी की। और इस तरह से जो हमारे किसी भी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम आता है कि लंग्स डिफिशियंट है, उसकी वजह से स्प्लीन में डिफिशियंस होगा, तो उसके अंदर जो सिम्टम आएंगे वो होगा टाइडनेस, भूख नहीं लगना और लूज स्टूल का रीजन ये भी है कि हम जानते हैं कि स्प्लीन सारे ऑर्गन्स को होल्ड करने का काम करता है। ऐसे में जब स्प्लीन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो उसमें लूज स्टूल की भी शिकायत आएगी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि लंग्स की डिफिशियंट अगर होता है, लंग्स की डिफिशियंसी और स्प्लीन की डिफिशियंसी एक साथ होती है। इसका रीजन अभी जैसे बताया था कि जब भी पेशेंट के अंदर स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी तो उसके साथ साथ लंग्स की भी डिफिशियंसी होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि लंग्स की के लिए LU9 को टोन कर सकते हैं और स्प्लीन की डिफिशियंसी के लिए हम लोग SP3 को टोन कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर इसके आगे है, अगर मान लीजिए ये सिम्टम आ रहे हैं, टायर्डनेस, नो एपेटाइट, लूज स्टूल, तो
ये कंसेप्ट हम लोग का इसमें देखिए दिखाई दे रहा है कि लंग्स की डिफिशियंसी भी है और स्प्लीन की डिफिशियंसी साथ साथ हो रही है। यानी हम लोग ये भी कर सकते हैं, हमारे पास किताब में आगे लंग्स की डिफिशियंसी के सारे पॉइंट लिखे हुए इसी किताब में, और स्प्लीन के भी लिखे हुए हैं। तो हम क्या करें, एक दिन लंग्स डिफिशियंसी का उपचार दें, एक दिन स्प्लीन की डिफिशियंसी का उपचार दें, फिर लंग्स का दें, फिर स्प्लीन का दें। तो हम लोग 2-3 दिन में इसको अपने को बैलेंस करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये हम लोग इसी से आइडिया गवर्न होता है, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको तात्कालिक करना है तो सही बात है, sp3 को आप करेंगे टोन और LU9 को टोन करेंगे तो दोनों लंग्स और स्प्लीन दोनों डिफिशियंसी ठीक हो जाएगी। ठीक, चलो ठीक है। तो अभी तक तो हमने देखा था कि स्प्लीन मदर और लंग्स सन के बीच में डिसेबिलिटी होगी, डिसबैलेंस होगा। फिर अगला हमारे पास पॉइंट आता है, या उसी सर्किल को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे केस में लंग्स एज अ मदर और किडनी, लंग्स मदर है और मेटल एलिमेंट के थ्रू और किडनी वाटर एलिमेंट की वजह से किडनी उसका सन हुआ। और ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में डिसबैलेंस होता है तो फिर क्या इसका असर होगा। लंग्स की नीचे की ओर आती है, सभी जानते हैं लंग्स की को नीचे की तरफ भेजता है, और अगर जब नीचे की तरफ लंग्स की को भेजता है और किडनी उसको नीचे रोकती है, ये नीचे की तरफ रोक करके उसका फंक्शन में मदद करता है, उस की से वो फंक्शन में मदद लेता है। लंग्स की को भी नीचे की ओर प्रवाहित करता है। लंग्स सारे की को ही नहीं, द्रवों को भी, जितने फ्लूइड्स होते हैं उनको भी नीचे की तरफ वो डाउनवार्डेड भेजता है। ऐसे में जब अगर लंग्स डिफिशियंट होगा, जो नीचे की तरफ भेज रहा है, अगर लंग्स डिफिशियंस होगा तो लंग्स की और फ्लूइड को नीचे किडनी को भी नहीं भेज पाएगा। तो इस कंडीशन में जब लंग्स ही डिफिशियंट है तो वह फ्लूइड और की को नीचे नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से एक जगह ये की और फ्लूइड जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेग्नेशन, बॉडी के अंदर स्टेग्नेशन की शिकायत या गांठें बनना या किसी तरह स्टेटिस, इस तरह की शिकायत आ जाएगी। तो इससे जो हमारे किसी पेशेंट में अगर ये सारी प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो सिम्टम नजर आएगा वो है ब्रेथलेसनेस, किडनी अनेबल टू रिसीव की, क्योंकि किडनी कमजोर है, वो लंग्स के द्वारा भेजे गए की को अपने रिसीव करने के लायक नहीं है, कमजोर है, इसकी वजह से वो रिसीव नहीं कर पाएगी, जिससे कि ड्राइनेस ऑफ किडनी भी हो जाएगा। उसमें किडनी में ड्राइनेस होना तो सही नहीं है, वाटर एलिमेंट का है और उसमें हमेशा उसमें वेटनेस होना चाहिए, उसमें कूलिंग होनी चाहिए। ऐसे में अगर ड्राइनेस ऑफ किडनी होगा तो वह एक बीमारी के रूप में ही परिलक्षित होगा। फिर इसके बाद है हमारे पास किडनी चाइल्ड। इसे बता दीजिए कि जो सांस लेने की क्रिया का नियंत्रण किडनी करती है, तो ये ब्रेथलेसनेस जो हो रही है ये सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी उसको। हाँ सर, किडनी सांस लेने की क्रिया का नियंत्रण करती है और सांस छोड़ने की क्रिया का नियंत्रण लंग्स करता है। तो ऐसे में जब वो दिक्कत होगी, अगर वो कमजोर होगा, लंग्स कमजोर होगा, किडनी कमजोर होगा, तो न लेने की क्रिया सही ढंग से हो पाएगी, उस पर कंट्रोल हो पाएगा, और न छोड़ने की क्रिया में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात सर ने बताई जिसको मैं मिस कर रही थी। सांस लेने की प्रक्रिया को किडनी कंट्रोल करती है और छोड़ने की क्रिया, सांस से रिलेशन हमें लगता है कि हमेशा लंग्स का ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सांस लेने की क्रिया करती है किडनी और छोड़ने की क्रिया का नियंत्रण करती है सांस लेने की क्रिया का किडनी और छोड़ने की क्रिया का नियंत्रण करती है लंग्स। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, किडनी चाइल्ड अफेक्ट द लंग्स मदर। चाइल्ड किडनी लंग्स मदर को अफेक्ट करता है तब। इफ किडनी की इज डिफिशियंट, तो किडनी की ऊर्जा को नीचे रोक नहीं पाएगी। किडनी की डिफिशियंट कम होगा तो वो किडनी की ऊर्जा को नीचे नहीं रोक पाएगी, और ऐसे में ऊर्जा का मार्गोल्लंघन कर ऊपर की ओर चली जाएगी। किडनी की जो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा को भेजती है, उससे पहले वो अपने पास होल्ड करके रखती है, लेकिन अगर किडनी डिफिशियंट होगी तो वह ऊर्जा को रोक नहीं पाएगी और इस तरह से की का मार्गोल्लंघन या कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा। यह भी एक तरह की बीमारी का ये में आता है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज में ही आता है। ऊपर की ओर जाएगी और फेफड़े में अवरोध पैदा करेगी। ये जब बिना ये के परमिशन के या बिना कंट्रोल के ऊपर की तरफ ऊर्जा चली जाएगी किडनी के थ्रू, तो वह जाकर फेफड़े में जमा होकर वहां फेफड़े में ही कॉन्ट्रावेक्शन उत्पन्न करेगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए सांस फूलने के केस में हमें किडनी डिफिशियंसी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में सांस फूलने की दिक्कत होती है तो हमें किडनी डिफिशियंसी का भी पॉइंट उसके अंदर लगाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, किडनी मदर और लिवर सन में अगर डिसबैलेंस होता है तो किडनी मदर और अफेक्टिंग द
लिवर चाइल्ड। वाटर एलिमेंट और वुड एलिमेंट के रिलेशन के अकॉर्डिंग किडनी मदर हुई और उसका चाइल्ड हो गया लिवर। अगर इसमें डिसबैलेंस होता है तब हम देखते हैं किडनी यिन नरिश यिन लिवर यिन एंड लिवर ब्लड। किडनी यिन नरिश करती है लिवर यिन को और लिवर ब्लड को। ब्लड यिन नहीं है, ब्लड कंप्लीटली यिन नहीं है बल्कि यिन टाइप है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज में यिन यान दोनों होता है, जैसा कि सर ने कल बताया था। इसमें यिन जब तक यिन में यांग, अगर ब्लड में यांग अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, वह सिर्फ ब्लड ही रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा, क्योंकि उसमें यांग का कॉम्बिनेशन होने की वजह से उसमें मूवमेंट होता है। इसलिए ब्लड कंप्लीटली यिन नहीं है, यिन टाइप है। इफ किडनी यांग इज डिफिशियंट, अगर किडनी यांग डिफिशियंट है, कम है, तो लिवर यिन और लिवर ब्लड विल बी ऑल्सो बिकम डिफिशियंट। अगर किडनी यिन डिफिशियंट है तो किडनी यिन और लिवर ब्लड, क्योंकि ब्लड भी यिन टाइप है, तो लिवर यिन भी डिफिशियंट होगा और लिवर ब्लड भी डिफिशियंट होगा। इसका कहने का मतलब है जब भी कभी किडनी यिन डिफिशियंट होगा तो लिवर यिन भी डिफिशियंट होगा, लिवर ब्लड भी डिफिशियंट होगा। और इसमें जो सिम्टम उभरेंगे वो है टिनिटस, कान में आवाज आना, यह किडनी यिन और लिवर यिन की कमी की वजह से होता है। डिजीनेस, हेडेक और इरिटेबिलिटी, किडनी चूंकि लिवर से रिलेटेड है तो वो उसमें गुस्सा आना या इरिटेशन होना, इरिटेबिलिटी की शिकायत होगी। किडनी और लिवर का संबंध उपचार के समय में सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यह इस रिलेशन को, जब किडनी और लिवर के रिलेशन को जब किसी पेशेंट पर ट्रीटमेंट के लिए दिया गया तो वह एक बहुत ही इफेक्ट के ट्रीटमेंट के रूप में सामने आया। अगला पॉइंट है लिवर चाइल्ड अफेक्टिंग किडनी मदर। लिवर चाइल्ड जब किडनी मदर को अफेक्ट करता है। लिवर ब्लड नरिश एंड रिप्लेनिसेस द किडनी एसेंस। लिवर ब्लड किडनी एसेंस को नरिश करता है और उसको परिशोधित करता है, परिमार्जित और परिशोधित करता है। इफ लिवर ब्लड इज डिफिशियंट, अगर लिवर ब्लड डिफिशियंट हुआ, इट कैन कॉज किडनी एसेंस डिफिशियंसी फॉलोइंग। तो अगर लिवर ब्लड डिफिशियंट अगर होता है तो यह कारण बनता है किडनी एसेंस डिफिशियंसी का। और किडनी एसेंस ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। किडनी एसेंस की वजह से ही हमारा बॉडी पूरी तरह से बनना, उसका डेवलपमेंट होना, उसमें फंक्शनिंग होना, ये सारा पॉसिबल हो पाता है। और जब किडनी एसेंस ही डिफिशियंट हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर डिजीनेस, टिनिटस, नाइट स्वेटिंग, इसका मतलब है किडनी की प्रॉब्लम। वैसे भी अगर नाइट स्वेटिंग की कभी प्रॉब्लम होती है तो उसमें किडनी इन्वॉल्व होता ही है। तो नाइट स्वेटिंग की वजह से किडनी डिफिशियंस की वजह से नाइट स्वेटिंग की शिकायत होगी। और किडनी से रिलेटेड सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल वीकनेस के रूप में किडनी डिफिशियंसी, किडनी एसेंस की डिफिशियंसी के रूप में ये सारे प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर नजर आएंगे। तो ये सारा तो अभी हमने संबंध देखा है एक दूसरे ऑर्गन के साथ, मदर सन, कंट्रोल्ड, ये सब हमने देखा है। इसके बाद इस थ्योरी को जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका हम ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज करते हैं, इसको हम एक छोटे से हमारे ये में बुक में दिया है, उस उदाहरण की तरफ देखते हैं। पंच तत्व का सिद्धांत का उपयोग उपचारक को दो तरह से किया जा सकता है। पर ये 5 एलिमेंट को हम एज अ थेरेपिस्ट दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहले इसको 5 एलिमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक हमने देखा है। उसके बाद अगला है हमारे पास 5 शू पॉइंट। तो 5 शू पॉइंट एक नया, आगे तो हम पढ़ेंगे ही, हमारे चैप्टर्स में हमने पढ़ा ही था ट्रेटाइज 1 में। तो इसी को हम देखते हुए 5 शू पॉइंट के बारे में, तो 5 शू पॉइंट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे 5 तत्व से हमारा हर एक एलिमेंट, हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और हर एक एलिमेंट के अंदर भी ये 5 तत्व होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। हमारे बॉडी का ह्यूमन बॉडी का सबसे जो छोटी इकाई होती है वह सेल होती है। तो हमने BHB में पढ़ा ही है। वो सेल के अंदर भी, उस एक छोटे से सेल के अंदर भी ये 5 तत्व, ये 5 एलिमेंट मतलब प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह से जब किसी मेरिडियन की बात करें या किसी एलिमेंट की बात करें, किसी ऑर्गन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, 5 तत्व से बना होने के बावजूद उस एलिमेंट के अंदर भी वो 5 तत्व होंगे। अगर वुड की ही हम बात कर ले तो लिवर वो वुड एलिमेंट का है, लेकिन वुड एलिमेंट में भी, लिवर के अंदर भी 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
उसमें भी लिवर 1, लिवर 2, लिवर 3, लिवर 4 तक हमने देखा था कि वो 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम ये सारे एक एलिमेंट के अंदर हर एक एलिमेंट का अपना अपना जो पॉइंट होता है उसको 5 शू पॉइंट करते हैं, और ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वुड के पॉइंट को हम कहते हैं, वुड के पॉइंट को जिंगवेल पॉइंट कहेंगे। इसमें फायर का पॉइंट आएगा, उसको ह्यूआन स्प्रिंग पॉइंट कहेंगे। अर्थ का पॉइंट आएगा, सू स्ट्रीम पॉइंट आता है। मेटल जिंग रिवर पॉइंट, और वाटर आएगा वो है हीसी पॉइंट। ये यिन ऑर्गन की बातें हैं। ऐसे ही यांग ऑर्गन में भी होता है। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट का एक एक अपना पॉइंट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के नजर से। तो 5 एलिमेंट चक्र को हम देखते हैं ये ट्रीटमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं, जो अभी हमने कल से लेकर अभी तक पढ़ा था। क्रिएशन साइकिल और जनरेशन साइकिल, सब्जुगेशन या कंट्रोल साइकिल, एंटी क्रिएशन साइकिल, जिसको बताया गया है चाइल्ड ड्रॉ टू मच फ्रॉम मदर से जब बच्चे सन एलिमेंट बहुत ज्यादा एनर्जी को खींचता है। एंटी सब्जुगेशन साइकिल या इंसल्टिंग साइकिल, और जो कंट्रोल हो रहा है ऑर्गन, जब वो वही कंट्रोलर ऑर्गन का इंसल्ट करता है, उस पर ओवर एक्ट करता है, तो इस साइकिल को इंसल्टिंग साइकिल। ये चारों साइकिल को तो हम यूज करेंगे ही। इसके बाद हमें बताया गया है, इसको यूज करने का उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि यूज ऑफ 5 एलिमेंट साइकिल इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इसमें ये एग्जाम्पल के बतौर इसमें दिया गया है, लीवर को बताया गया है। इफ लीवर इज डिफिशियंट, अगर लीवर डिफिशियंट है तो लीवर की डिफिशियंसी के कारण को खोजा जाता है। कारण, जब भी लीवर डिफिशियंट का हमें सिम्टम समझ में आएगा थेरेपिस्ट को, तो उसमें डिफिशियंसी का कारण को हम ढूंढेंगे। कारण को खोजकर इन सिद्धांतों को जो कि अभी तक हमने पढ़ा था, और इसके साथ साथ 5 शू पॉइंट, इन सबों को उसमें हम अप्लाई करेंगे। अगर लीवर की मदर एलिमेंट जो किडनी लीवर का पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रही है, तो किडनी और लीवर दोनों को ही हम टोन करेंगे। अगर लीवर जब मदर ऑर्गन में ही एनर्जी कम होगी, तो वो अपने सन ऑर्गन को दे नहीं पाएगी एनर्जी। तो ऐसे में दोनों में डिफिशियंट है, तो ऐसे केस में हम किडनी और लीवर, मदर और सन दोनों के ही पॉइंट को हम टोन करेंगे। ऐसे में अगर किडनी इनडिफिशियंट है तो लीवर भी डिफिशियंट होगा, और दोनों को ही हम टोन करेंगे। अगर कंट्रोलर एलिमेंट मेटल लंग्स के लीवर पर ओवर एक्ट करने लगे, लीवर को हमने बीच में रखा है, तो लीवर का कंट्रोलर में ये हो गया, ऑर्गन हो गया मेटल के अंदर ये ऑर्गन लंग्स, अगर वो ओवर एक्ट कर रहा है तो इसके कारण लीवर की डिफिशियंसी होगी। लंग्स के ओवर एक्ट करने की वजह से अगर लीवर की डिफिशियंसी होती है, तो लंग्स को हम ऐसे में क्या करेंगे, सिडेट करेंगे। लंग्स को सिडेट करने की वजह से क्या होगा कि हमें लीवर की जो एनर्जी है वो अपने आप टोन होती जाएगी या बैलेंस हो जाएगी। इफ सन हार्ट इज ड्रॉइंग टू मच फ्रॉम द मदर लीवर, देन सिडेट द हार्ट। अगर ये लीवर के पुत्र, लीवर के सन हार्ट में अगर वो बहुत ज्यादा उससे एनर्जी को ड्रॉन कर रहा है, खींच रहा है, तो ऐसे में लीवर में अगर लीवर से ऊर्जा को खींच रहा है, तो हार्ट को हम सिडेट करेंगे। जस्ट वैसे जैसे लंग्स को जो ओवर एक्ट कर रहा था उसको सिडेट करने से लीवर के एनर्जी को हमने बैलेंस किया, ऐसे ही हार्ट की एनर्जी को भी सिडेट करेंगे, जिससे कि लीवर की एनर्जी बैलेंस होगी। इफ स्प्लीन इज इंसल्टिंग लिवर कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ लिवर, अगर ये फिर हो गया हमारे पास इंसल्टिंग साइकिल के अंतर्गत, अगर स्प्लीन अगर उसका इंसल्ट कर रहा है, मतलब ओवर एक्ट कर रहा है, उसका मतलब जो कंट्रोल होना चाहिए था, वो कंट्रोलर है, वही कंट्रोल कर रहा है कंट्रोलिंग ऑर्गन को। तो ऐसे में ये इंसल्टिंग अगर इंसल्ट कर रहा है, तो ऐसे में हम स्प्लीन को ही सिडेट करेंगे। अगर स्प्लीन जो कि ओवर कंट्रोल ऑर्गन है, लीवर को उल्टा प्रभावित करने लग जाए और लीवर में डिफिशियंसी का कारण हो, तो और लीवर जब भी डिफिशियंट होगा, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट को भी डिफिशियंट कर देता है। तो ऐसे में हमें इस दोनों का, लीवर डिफिशियंसी और हार्ट डिफिशियंसी, दोनों का इलाज ये होगा कि हमें स्प्लीन को सिडेट करके एनर्जी को बैलेंस करना होगा। इफ लीवर डिफिशियंसी इज कॉजिंग अ हार्ट डिफिशियंसी ऑल्सो, लीवर डिफिशियंसी हार्ट डिफिशियंसी का अगर कारण बनता है, तो देन टोन बोथ लीवर और हार्ट, ये दोनों को हम टोन करेंगे। मदर और सन अगर डिफिशियंट हो जाता है, तो दोनों को हम टोन करके एनर्जी को बैलेंस करेंगे। इसको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, आप लोग बताइए। जी सर, हाँ सर, जी सर। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मदर है और उसका बच्चा है, मदर कमजोर है तो बच्चा कमजोर होगा कि नहीं होगा?
जी सर, हाँ सर। हम लोग क्या करते हैं, सामान्य घर में क्या करते हैं, मदर को कहते हैं भाई आप बढ़िया से खाया करो, और बच्चे को हम लोग कहते हैं कि जो भी उसको देना है वो भी दे, तो उससे बच्चा और मदर दोनों ठीक हो जाते हैं। वही कंसेप्ट है, लीवर डिफिशियंसी, लीवर मदर है और हार्ट उसका सन है। तो अगर लीवर डिफिशिएंट होगा तो हार्ट भी डिफिशिएंट हो जाएगा। तो लीवर को भी टोन करिए और हार्ट को भी टोन कर सकते हैं। ठीक, ओके सर। पहले हमको करना पड़ेगा लीवर को टोन करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में अगर 2 प्रोटोकॉल लगाने हो तो पहले लीवर डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल लगाइए, फिर नंबर 2 पे लगाइए हार्ट डिफिशियंसी का। क्लियर? ये समझ में आ रहा है ना? इससे पहले अगर मदर ही नहीं हाँ दे सर। तो मदर टोन करिए ना, ताकि वो हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों कंसर्न मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि दोनों करना है, लेकिन फिर हमको करना है पहले किसको करना है, पहले लीवर को करना पहले है, मदर को। पहले मदर को। ठीक, वेरी ठीक गुड, है। ऐसे समझना। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है नंबर एफ, इफ लीवर इज एक्सेस। तो एक्सेस के कारण को खोजकर, लीवर अगर एक्सेस होता है, लीवर की अगर एक्सेस होता है तो उसमें हमें एक्सेस मतलब एक्सेस के कारण यानी सिम्टम, किस सिम्टम की वजह से वह एक्सेस हुआ है, किसकी वजह से, सन से उसने ज्यादा ले लिया है या ओवर एक्ट कर गया है, ओवर एक्ट की वजह से उसने ज्यादा सीडेट कर दिए किसी ऑर्गन को, उसकी वजह से तो लीवर एक्सेस नहीं हो गया है। इन सारे सिम्टम्स को जान करके, उसको खोज करके, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका लीवर एक्सेस का इलाज करेंगे, जिससे कि बैलेंस कंडीशन आएगा। लंग्स अगर कंट्रोल हो रहा है, लंग्स अगर लीवर के कारण कंट्रोल हो रहा है लीवर की वजह से, और अगर वही कंट्रोल कर रहा है और ऐसे में उसको हम सिडेट कर दिए और किसी कारण से अगर लीवर एक्सेस हो गया तो फिर वह उसकी जो एक्सेस एनर्जी है वो उसके लिए हार्म हो जाएगी। उस मतलब चारों तरफ उसका कॉन्ट्रावेक्शन होने लगेगा लीवर में, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा कि उस सिम्टम को जान करके, लीवर एक्सेस के रीजन को जान करके उस सिम्टम का हमें इलाज करना होगा। अगर लीवर एक्सेस का कारण लंग्स डिफिशियंसी है, जिसमें लंग्स लीवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर लंग्स लीवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से लंग्स डिफिशियंसी हुई है, लीवर डिफिशियंसी की वजह से लीवर एक्सेस हुआ है, तो ऐसे में हम लंग्स को टोन करेंगे और लीवर को सीडेट करेंगे। जो कि अभी मैंने जैसे बताया था कि अगर लीवर एक्सेस हुआ है लंग्स डिफिशियंसी की वजह से, तो ऐसे में हम लंग्स को टोन करेंगे और लीवर को सीडेट करेंगे, जिससे कि दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर लीवर एक्सेस के कारण स्प्लीन डिप्रेस हो रहा है तो ऐसे में हम स्प्लीन को टोनिफाई करेंगे। अगर लीवर एक्सेस है और लीवर की एक्सेस की वजह से स्प्लीन और लीवर के बीच में कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, साइकिल बनेगा, तो ऐसे में लीवर अगर एक्सेस है और उसकी वजह से स्प्लीन डिप्रेस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो एक्सेस है उसको सेडेट करने से अच्छा जो डिप्रेस्ड है उसको हम टोनिफाई करेंगे और दोनों के एनर्जी को बैलेंस करेंगे। देन अगर लीवर एक्सेस है और मदर किडनी इज टू मच एनर्जी टू ड्रॉ कर रही है तो किडनी को हम टोनिफाई करेंगे। लीवर एक्सेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लीवर अपने मदर से एक्सेस होने की वजह से, एक तो एक्सेस है ऊपर से उससे ज्यादा एनर्जी ड्रॉ कर रही है, खींच रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि एक्सेस, हमने जाना ही हमारी थेरेपी में किसी चीज का कम होना या ज्यादा होना ही बीमारी होती है। तो लीवर अगर एक्सेस हो रहा है और उसकी वजह से किडनी डिफिशिएंट हो रहा है, वो खींच रहा है उस एनर्जी, तो ऐसे में हमको क्या करना होगा, किडनी को हमें टोनिफाई करना होगा, जिससे कि एनर्जी बैलेंस हो जाए। और ये तो एक लीवर के केस में बताया है, लीवर को सेंटर में रख के सारे ऑर्गन के साथ उसका बताया है कि किस तरह से हमें सिम्टम समझना है। इसी तरह से हम लीवर की जगह हार्ट को रख सकते हैं, स्प्लीन को रख सकते हैं, लंग्स को रख सकते हैं, किडनी को रख सकते हैं, और इन सभी की डिफिशियंसी का इलाज हम इसी साइकिल के अंतर्गत या 5 एलिमेंट थ्योरी के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 5 एलिमेंट थ्योरी ये चैप्टर बहुत कंप्लीट बढ़िया। होता है। देखिए, इसको समझाने का तरीका क्या है, बढ़िया मैडम ने बताया। और इसको कैसे समझे, मान लीजिए बाबा हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पर बाबा कंट्रोलर है ना, इस वाले सिद्धांत में जो चक्र में बना हुआ है, तो बाबा कंट्रोल कर रहा है पोते को। कि अच्छा बाबा की बात को बुरा मत मानो, बाबा तो डांटते रहते, चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम क्यों नहीं डांटते हैं। बोलता है ना ऐसा लोग, ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई ताकि बच्चा जो है डिप्रेस ना हो जाए। वही यहाँ पर है,
कि अगर लीवर एक्सेस के कारण स्प्लीन डिप्रेस हो रही है, लीवर कंट्रोलर है, वो क्या कर रहा है, वो अपने पोते को डांट रहा है बहुत तेज से, तो स्प्लीन डिप्रेस हो गई। तो अब टोनिफाई स्प्लीन, उसको ढाढ़स बंधाइए कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो टोनिफाई स्प्लीन को करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उल्टा ना हो, मान लीजिए बाबा को डांटने लगे लीवर, मान लीजिए पोता डांटने लगे बाबा को, तो क्या करेंगे, हम बाबा को भी टोन करेंगे और अपने पोते को कहीं डांटेंगे, भाई तुम नीचे रहो, बाबा को मत ऐसे करो। ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल व्यावहारिक रिलेशनशिप पे समझिए और आप बिल्कुल उस कंसेप्ट में समझ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, हम लोग जो है यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग खत्म हो गए। अब आगे हम लोग थ्योरी पर और चलेंगे, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे हम लोग थ्योरी पर जाएंगे और हम लोग कैसे टोन डिफिशियंसी इनके सब पॉइंट समझते जाएंगे। एक आप लोगों से और बात कहनी है, ट्रीटाइज 16 में हमने कहा 7 के साथ 16 शामिल है। हम लोग 16 में अलग से एक क्लासेस लेते हैं मंडे में, तो वो क्लासेस कंपलसरी क्लास, वो मतलब ऑप्शन वो है क्या बोलते हैं, ओपन टू ऑल है, वो क्लासेस सबके लिए खुली हुई है। उनका वीडियो जो है आपके यूट्यूब में जाता है, उसको जरूर सुनिए या क्लास तो जरूर अटेंड करिए। वो कारण ये है कि इसको समझ करके वो अगर बहुत बाद में आप समझेंगे तो बाद में समझ में आएगा बढ़िया सा, और अभी बढ़िया से समझ में आ जाएगा अगर आप उसको साथ साथ दोनों करेंगे, क्योंकि वो किताब आपके पास है नहीं, 16 तो शायद होगी नहीं ना किसी के पास। सर मेरे पास है, आपके कहने से मंगवाई। सर मेरे पास नहीं है, मैं मंगवा लूंगी। हाँ, आप लोगों के पास नहीं होगी, वही तो कह रहा हूँ, जो क्लास में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास 16 नहीं है, तो हम लोग उसमें क्लास ले रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ये कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को समझ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो सारे वही फंडामेंटल्स हैं। तो यही 7 के साथ 16 को पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और हम लोग तभी खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। उनके सपने यही है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैडम को थैंक यू, मैडम कैन लीड। थैंक यू सुधा मैडम, बहुत बढ़िया क्लास थी। बहुत अच्छे से आप लोग पेशेंटली सुनती है क्लास लेने का। नहीं अच्छे, आप पढ़ाती अच्छा है। थैंक यू मैडम। सर एक बात सिर्फ कहनी थी, मुझे उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगी। सर ये जो क्लासेज हो रही है इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, मैं नहीं थी इस बीच में, कुछ मैसेज आया था क्या? आप हाँ ईमेल आप अपना ईमेल इसका रिकॉर्डिंग मुझे भी नहीं मिल रहा है जी, इसका रिकॉर्डिंग मुझे भी नहीं मिल रहा है, ईमेल में नहीं मिल रहा है। ये ग्रुप में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, जो आपने जो फॉर्म भरा है उसमें ईमेल एड्रेस डाला है ना? हाँ सर। नहीं, ये एड्रेस तो संजय जी, पता याद नहीं रहा मुझे। संजय जी, अगर आपने ईमेल एड्रेस में डाला नहीं है तो आप ईमेल एड्रेस अलग से भेज दीजिए, क्योंकि ईमेल हाँ, एड्रेस ही आपको एक्सेस मिलेगा। सुधा मैडम, हाँ, तो ग्रुप में भेज देता हूँ। एड्रेस उसी पर हाँ, मिलेगा, ईमेल ईमेल- एड्रेस पर ही एक्सेस मिलेगा। उस पर क्या करना होगा मुझे ईमेल पर? ईमेल भेजिए ना, एड्रेस वो भेजा नहीं था, अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर भेजती हूँ सर। अगर भेजा होगा आपने तो उसी पर एक्सेस मिलेगा आपको, तो उस ईमेल पे आएगा ना। उस पर सिर्फ क्लिक करना होगा, फिर मुझे मिल जाएगा। जब ईमेल अपना खोजेंगे तो उसमें आएगा ना कि आपको ये एक्सेस है, तो उसमें ये होगा कि इसको जो वीडियो होते जा रहे हैं वो एक्सेस मिल रहा है, आपके ईमेल में जा रहा है वो। ठीक है सर, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। ईमेल को चेक करिए सब लोग। हाँ ठीक है सर मैं एग्जिट कर जाऊँ सर? जी हाँ ठीक है, प्रणाम सर।